विद्या सरल अध्ययन माला भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। एमए थर्ड सेमेस्टर में 4th पेपर है जो कि ऑप्शनल है, उससे हम कंप्लीट करने वाले हैं भारत का स्थापत्य कला का इतिहास। इसके पहले कुछ यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य एवं शुंग कला एवं स्थापत्य कला। इसका पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल की कला एवं स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए एवं विभिन्न प्रकार की स्मारकों की विवेचना कीजिए। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला के बारे में आप क्या जानते हो? मौर्यकालीन स्मारकों का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य कला एवं स्थापत्य कला पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट आता है, शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य कला की विशेषताएं विवेचनाएं कीजिए। शुंगकालीन कला की विशेषताओं का उल्लेख करके उस कला की विशिष्ट कलाकृतियों का वर्णन कीजिए। शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य कला पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट यूनिट हम इसमें 2 यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। पहले आ जाएगा मौर्य एवं शुंग कला का स्थापत्य, दूसरे में हम पढ़ेंगे कुषाणकालीन गंधार एवं मथुरा स्थापत्य कला। कुषाण युगीन गंधार कला का संक्षिप्त विवरण नामांकन कीजिए। विषय वस्तु एवं विशेषताओं के संदर्भ के साथ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण युगीन गंधार कला पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा स्थापत्य कला के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। इस स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मथुरा स्थापत्य कला का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। यह गंधार स्थापत्य कला से कहाँ तक प्रभावित थी, यह बताइए। ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मौर्य एवं शुंग कला की स्थापत्य। पहला क्वेश्चन था, मौर्य कला की कला एवं स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्रकार के स्मारकों की विवेचना कीजिए। मौर्यकालीन कला एवं वास्तुकला। मौर्यकाल शांति एवं समृद्धि का युग था। यही कारण है कि मौर्यकाल में कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। भारतीय कला के इतिहास में यह युग परिवर्तन काल माना जाता है। भारतीय कला का इतिहास ही मौर्यकाल से प्रारंभ होता है। भारत में प्राप्त मौर्यकालीन कला अवशेष के आधार पर मौर्यकालीन कला का विशिष्ट वर्णन 5 भागों में किया जा चुका है। पहला आता है मौर्यकालीन वास्तुकला, दूसरी आती है राजप्रसाद एवं स्तूप, तीसरी आते हैं कलापूर्ण स्तंभ, चौथे हैं गुहा भवन गुफाएं और पांचवा आता है मौर्यकालीन मूर्ति कला। मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्यकालीन वास्तुकला की विशेषताएं। पहले आते हैं वास्तु निर्माण कला में काष्ठ का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, अलंकरण के समय पर उपयोगिता का महत्व था। तीसरा, विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवा, कला के एकांकी स्वरूप है। छठवां, अलंकरण का न्यूनतम प्रयोग किया गया है। ये हमारी मौर्य कला की वास्तुकला की विशेषता हैं। पहले आते हैं वास्तु निर्माण कला में काष्ठ का प्रयोग। मौर्यकालीन कला भवन एवं राजप्रसादों में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्र की खुदाई से प्राप्त जो काष्ठ अवशेष हैं और मेगास्थनीज के वर्णन से यह पुष्टि की जा सकती है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भवन लकड़ी के बने होते थे। नेक्स्ट आते हैं अलंकरण के स्थान पर उपयोगिता का महत्व। मौर्यकालीन भवन निर्माण में कलाओं में मेहराब एवं अन्य अलंकरण का अभाव है। मौर्य कला में उपयोगिता पर अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट आता है विदेशी प्रभाव। विद्वानों का मत है कि मौर्य वास्तुकला विदेशी पार्श्विक कला से प्रभावित थी। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भी इस मत का समर्थन किया है, किंतु विशाल स्तंभों के प्रयोग के आधार पर विदेशी प्रभाव केवल समानता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट है कला का एकांकी स्वरूप। मौर्यकालीन कला में सामान्य जनजीवन का चित्रण नहीं किया जाता है, अतः भवन निर्माण राजप्रसादों तक ही सीमित था। नेक्स्ट आता है अलंकरण का न्यूनतम प्रयोग। मौर्यकाल में मेहराब तथा जो डाट का प्रयोग है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। ऊपर का बाहर संभालने हेतु स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। स्थापत्य में अलंकरण का प्रयोग अधिक नहीं करके भवनों की उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं राजप्रसाद एवं स्तूप एवं निर्माण, मतलब राजप्रसाद स्तूपों का निर्माण। राजप्रसाद क्या होते हैं? तो पहला आता है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। परम पराक्रमी सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित था। पाटलिपुत्र सुरक्षा की दृष्टि से गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित थी। मेगास्थनीज
के द्वारा पाटलिपुत्र एवं चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है। इसके वर्णन के अनुसार राजधानी एक समानांतर चतुर्भुज के समान थी। यह शहर चारों ओर से काष्ठ की 4 दीवारियों से सुरक्षित था। 4 दीवारियों में 550 बुर्ज और 64 दरवाजे या द्वार थे। इन दुर्गीकरण में हड़प्पा सभ्यता के शहरों का आभास होता है। 4 दीवारी एक गहरी खाई से घिरी हुई थी। चंद्रगुप्त का राजप्रसाद अपने काल का सबसे भव्य भवन था। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर स्पूनर ने तात्कालिक काष्ठ कला को अभूतपूर्व बताया है। राजप्रसाद का विशाल हॉल स्तंभों की सहायता से निर्मित था। स्तंभों पर स्वर्ण एवं रजत का कार्य किया गया था तथा बेल बूटे एवं पक्षी बने हुए थे। भवन की छत 2 प्रकार की थी, बांस की तथा काष्ठ के लट्ठों से निर्मित गोलाकार आकृति की छत थी। शहतीरों के आधार पर निर्मित समतल छत थी। नेक्स्ट आते हैं सम्राट अशोक का राजप्रसाद। अशोक का राजप्रसाद उनके 700 वर्ष पश्चात भी विद्वान था। फाहियान ने इसको देखकर इसकी विशालता का वर्णन किया है। संसार में कोई भी मानव हाथ इस प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता। 225 स्तंभों पर टिके हुए इस राजप्रसाद का प्रमुख हॉल लकड़ी की आधार पिटिकाओं पर टिका हुआ था। स्तंभ पाषाण से बने हुए थे तथा उन पर चमकदार पॉलिश किया गया था। नेक्स्ट आते हैं स्तूप। स्तूप का निर्माण प्राचीन परंपरा का द्योतक रहा है। वैदिक कालीन स्थापत्य में भी स्तूपों का उल्लेख मिलता है। शव के अवशेषों पर पाषाण एवं कठोर ठोस ईंटों से निर्मित स्मारक ही स्तूप की भावना को प्रदर्शित करता है। महात्मा बुद्ध के अवशेष पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। यह आज उपलब्ध नहीं है। मौर्य काल में स्तूप उपलब्ध नहीं है, किंतु अशोककालीन स्तूपों के अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में विद्यमान मौर्यकालीन स्तूप। मौर्य कला में निर्मित अनेक स्तूप नष्ट हो चुके हैं। इनमें से 5 प्रसिद्ध स्तूप, उनके यंत्र तंत्र, बिखरे अवशेष आज भी विद्यमान हैं। पहला आता है सिंध का मीरपुर का स्तूप। दूसरा आता है तक्षशिला के धर्मराजिक स्तूप। तीसरा है सारनाथ का स्तूप। चौथा है बोध गया का स्तूप। 5वां है सांची का स्तूप। स्तूप कला देखते हैं। पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त स्तूपों से उनका आकार, प्रकार तथा निर्माण विधि ज्ञात होती है। सामान्यतः 70 फीट परिधि व्यास से निर्मित यह स्तूप 35 फुट की ऊंचाई तक प्राप्त हुए हैं। स्तूप का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, जो कि 16x10x3 की नाप पर था। अर्ध अंडाकार आकृति, इस आकृति के चारों ओर प्रदक्षिणा हेतु मार्ग बनाया जाता था। इसके चारों ओर मौर्य काल में काष्ठ की 4 दीवारी होती थी, जो कि प्रदक्षिणा मार्ग को आवृत करती थी। यह वेदिका कहलाती थी। स्तूप के शीर्ष भाग में पाषाण निर्मित हर्मिका छत्र रहते थे। हर्मिका छत्र का संधारण करके रखती थी। फिर आती है कलापूर्ण स्तंभ। स्तंभों का निर्माण सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार की दृष्टि से किया था। यह स्तंभ बौद्ध तीर्थ स्थलों पर तथा उनके मार्ग पर खड़े रहते थे। विंसेंट स्मिथ के मतानुसार अशोक के स्तंभों की संख्या 30 थी। वर्तमान में आधे ही उपलब्ध हैं। स्तंभों की रचना प्रणाली। अशोककालीन स्तंभ 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहले आते हैं लाट, दूसरे आते हैं शीर्ष भाग, तीसरा है शीर्ष भाग पर स्थित पशु आकृति, चौथा है पॉलिश, मतलब जो स्तंभ है उसका पॉलिश, और 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला लाट, दूसरा शीर्ष भाग, तीसरा उस पर बनी हुई आकृतियां, चौथा आता है स्तंभ का पॉलिश। लाट क्या होता है? यह एक ही पाषाण से निर्मित यह डंडाकार भाग हाथी की सूंड की तरह नीचे से मोटा और ऊपर जाते हुए पतला हो जाता है। साधारणतः इसकी ऊंचाई 40 से 50 फीट की होती है। अनुपातिक दृष्टि से यह अत्यधिक सुरम्य पॉलिश किया रहता था। इस परे कोई अलंकरण कार्य नहीं होता था। इसका निचला सिरा भूमि में गड़ा हुआ होता था। दूसरा आता है शीर्ष भाग। शीर्ष भाग एक ही पत्थर से बना हुआ था। तांबे की कड़ी से लाट से जुड़ा रहता था। शीर्ष पर उल्टा हुआ कमल एवं घंटा या पशु की आकृतियां और कभी कभी पशु आकृति पर धर्म चक्र स्थापित रहता था। तीसरा आता है शीर्ष भाग पशु आकृति।
शीर्ष भाग के आधार पर आधार पिटिका एक ही पत्थर की गोर या चौकोर आकृति का बड़ा भाग होता था, जिसके चारों ओर धर्म चक्र, घोड़ा, वृषभ, हाथी, सिंह एवं बेलबूटे तराशे हुए होते थे। इन चारों पशुओं का भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध था। बुद्ध की माता माया के घर में स्वप्न में प्रवेश करता हुआ हाथी महाविनिष्क्रमण या मृत्यु का प्रतीक था। घोड़ा शाक सिंह भगवान बुद्ध का ही प्रतीक सिंह है। सारनाथ के शीर्ष पर सिंह, रामपुरवा के शीर्ष पर वृषभ और रोमनदेई के शीर्ष पर घोड़ा एवं सांकीशा के शीर्ष पर हाथी उत्कीर्ण हैं। इन पशुओं की कलाकृतियों की कलामर्मियों ने अत्यधिक प्रशंसा की है। वास्तुतः भीमकाय विशाल लाट के ऊपर इन पशुओं का अलंकरण एक अद्वितीय दृश्य उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है स्तंभ का पॉलिश या उप। विशाल स्तंभ पर किए जाने वाले चिकनी पॉलिश से ये शीशे की भांति चमकते थे। हैवर महोदय ने सर्वप्रथम इन पर दृष्टिपात कर इन्हें धातु का बनाया हुआ समझा था। यह स्तंभ चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित थे। चुनार से इतने बड़े पाषाण खंभ का परिवहन उस काल में दूरस्थ स्थानों पर किस प्रकार हुआ होगा, यह आश्चर्य का विषय है। विंसेंट स्मिथ ने भी सारनाथ स्तंभ पर कहा है, संसार में किसी भी देश में प्राचीन वास्तुकला के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण जिनमें सजीव कलाकृतियों का एवं आदर्शवाद का सफलतापूर्वक समन्वय हुआ हो, उनमें प्रत्येक बात का पृथक पृथक विस्तृत प्रदर्शन हुआ हो, पाना दुष्कर है। नेक्स्ट आते हैं गुहा भवन या गुफाएं। अशोक के अन्य धर्मों के प्रति सहानुभूति सहिष्णुता के प्रति गुहा भवन तथा गुफाएं हैं। अशोक के काल में आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के रहने के लिए गुहा भवन बनाए गए थे। बौद्ध मतावलंबी होकर भी इन गुहा भवनों के निर्माण से अशोक की अन्य धर्मों के प्रति सहानुभूति या सहिष्णुता की झलक मिलती है। कुछ दूर स्थित पहाड़ियों को काटकर भिक्षुओं के लिए निवास कक्ष, सभा मंडप निर्मित किए गए थे। इन पहाड़ियों को अत्यंत परिश्रम एवं चतुर्ष से काटकर यह गुहा भवन बनाए गए थे। इसके भीतरी भाग भी अशोककालीन पाषाण पॉलिश से चमकाए गए थे। दीवारें दर्पण के समान दिखाई देती थी। इन गुहा भवनों का निर्माण अशोक के काल में मतलब मौर्य काल में ही माना जाता है। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ियों पर गुहा भवन का निर्माण कराया था। गया के समीप पहाड़ियों पर भी इस प्रकार के गुहा भवन बने हुए हैं। अशोक ने इन गुहा भवनों को आजीवक भिक्षुओं को समर्पित किया था। नेक्स्ट आते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला। मथुरा संग्रहालय में संरक्षित आगरा एवं मथुरा के मध्य परखम गांव से प्राप्त मूर्तियां सबसे बड़ी हैं। यह 7 फीट की हैं, किंतु दुर्भाग्य से मूर्तियों का मुख भाग तथा भुजाएं खंडित हैं। मूर्तिकला की दृष्टि से इसका वस्त्र आभूषण महत्वपूर्ण है। यह मौर्यकालीन पहनावे का अद्वितीय नमूना है। बेसर नगर मतलब बेसनगर विदिशा के निकट से प्राप्त नारी मूर्तियों की ऊंचाई 6 से 7 इंच है। इनकी भुजाएं भी खंडित हैं। पटना एवं देदारगंज से प्राप्त 2 मूर्तियां परखम से प्राप्त मूर्तियों के सदृश हैं। मौर्यकालीन मूर्तियां वज्रलेप से युक्त होती थीं, जो आज भी चमकती हैं और वज्रलेप के कारण ही इनका समय व्यतीत होने पर भी यह सुरक्षित हैं। नेक्स्ट आते हैं शुंग स्थापत्य कला। शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विवेचना कीजिए। तो पहले आती हैं इनकी विशेषताएं। इन पर निबंध भी लिखने के लिए आ सकता है। तो शुंगकालीन कला की विशेषताएं। शुंग काल में कलापूर्ण स्थापत्य निर्माणकार हुए हैं, अतः शुंगकाल गुप्तकालीन कला की पृष्ठभूमि बन गई थी। शुंगकालीन कलाकृतियां वर्तमान में भी आकर्षण का केंद्र हैं। पहली आती है पाषाण का प्रयोग, दूसरा लोक जीवन से परिपूर्ण थी, तीसरा भारतीय कला का विकास युग माना जाता है। पाषाण का प्रयोग। मौर्य काल में काष्ठ, कच्ची ईंटों एवं मिट्टी से भवन, प्रासाद एवं स्तूपों का निर्माण किया जाता था। शुंग काल में निर्माण काल एवं जो कलाकृतियां हैं इनके लिए
पाषाण का प्रयोग होने लगा था। स्तूप एवं स्तूप की वेष्टनियाँ एवं बिहार पाषाण से निर्मित हैं, अतः यह चिरस्थायी हो गए थे। जीवन से परिपूर्ण, जो लोक जीवन है उनसे परिपूर्ण थी। मौर्यकालीन निर्माण एकांगी हैं। तात्कालीन निर्माण कला राजकीय होकर राजाओं की इच्छाओं के अनुरूप थी। धर्म प्रचार के लिए निर्मित स्तूप, शिलालेख, विहार, गुहा भवन में लोक जीवन पूर्णतः लुप्त था। शुंग कलाकृतियों में लोक जीवन की झांकियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। शुंग काल का उद्देश्य राजकीय न होकर विशद था। इसका उद्देश्य मात्र आध्यात्मिक या नैतिक न होकर मानवीय जीवन को प्रस्तुत करता है। भारतीय कला का विकास युग। शुंग काल भारतीय कला का युग था। मौर्य काल में स्थापित भरूच, सांची, बोध गया स्तूप को पाषाण का उपयोग कर विकसित एवं दर्शनीय बनाया गया था। स्तूप के इस विकास क्रम में ही कालांतर में अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा के दार्शनिक कलाकृतियाँ स्तूपों का निर्माण किया गया। गुहा भवन की कला भी शुंग कालीन में अत्यधिक विकसित हो गई थी। शुंग काल में नासिक, कार्ले, भांजा, अजंता की गुफाओं का निर्माण अधिक परिष्कृत एवं उत्कृष्ट शैलियों से किया गया था। शुंगकालीन कला में उत्कृष्ट निर्माणकार, पहले आते हैं भरहुत स्तूप। शुंगकालीन कला के उत्कृष्ट उदाहरण में भरहुत स्तूप के अवशेष कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरहुत नामक स्थान पर कनिंघम को एक स्तूप के अवशेष मात्र उपलब्ध हुए। स्तूप का तोरण द्वार एवं वेदिका सुरक्षित थी, अतः इनको कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यह स्तूप प्रारंभिक रूप से मौर्य काल में स्थापित किए गए थे। शुंग काल में इस स्तूप की पाषाण परिटनी जो वेदिका होती है और 4 तोरण द्वार बनाए गए थे। परिवेशनी के एक द्वार पर सुगनीन रजे शुंग राज्य में उत्कीर्ण कर शुंगों ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है। भरहुत की परिवेशनी 7 फुट ऊंची थी तथा बौद्ध की जन्म, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटनाओं को पाषाण पर सुंदर रूप से उत्कृष्ट किया गया है। यह कला पूर्णतः भारतीय है एवं देवी देवता, यक्ष यक्षिणियाँ एवं लोक जीवन के दृश्यों से परिपूर्ण यह वेष्टनियाँ शुंगकालीन पाषाण कलाकृतियों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शुंगकालीन भरहुत स्तूप पर उत्कीर्ण दृश्यों से तत्कालीन धर्म, वेशभूषा एवं सामाजिक रीति रिवाजों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं सांची का स्तूप। शुंगकालीन कलाकृतियों में कला का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट यह स्तूप अशोक ने साधारण ईंट एवं मिट्टी से बनवाया था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पश्चात शुंग काल में पाषाण का प्रयोग कर यह स्तूप के आकार में वृद्धि कर दी गई। वर्तमान में 54 फीट ऊंचा स्तूप है, 120 फुट व्यास है। इसके धरातल में ऊंची वेदी जो कि धरातल भी सम्मिलित है। प्राचीन अशोककालीन काष्ठ की परिवेशनी के स्थान पर शुंग काल में स्तूप के चारों ओर 9 फीट ऊंची पाषाण की परिवेशनी निर्मित की गई है। इस परिवेशनी में अत्यंत कलापूर्ण 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। स्तूप के ऊपर एक वर्गाकार वेदिका है, यह चौकी है, बनाकर हरमी का आधार स्थापित किया गया है। स्तूप का तोरण उल्लेखनीय है। तोरण द्वार और पाषाण परिवेशनी जो कि रेलिंग के स्तंभ की तक्षण कला, प्रतीक एवं जातक कथाओं से उत्कीर्ण हैं। यह कलाकृतियाँ विदिशा के ही गजदंत शिल्पियों द्वारा निर्मित की गई है। जॉन मार्शल एवं वैशम ने इन कलाकृतियों को भारतीय वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कहा है। पर्सी ब्राउन के अनुसार सांची की वेदिका अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए विख्यात है। सांची के स्तूप की कलाकृतियों में भरहुत की कमियों को दूर किया जा सकता है। इनकी गहराइयाँ और उभार एवं मुद्राएं से यह सजीव बन गई हैं। इन पर बनाए गए वस्त्रों की सिलवटें ढीलापन देखकर अंततः स्पष्ट दिखाई देता है। भरहुत के समान यह चिपके हुए नहीं हैं। प्रकाश एवं छाया का प्रयोग कर मूर्तियों की भाव भंगिमाएं स्पष्ट की गई हैं। समूह प्रदर्शन में भी मूर्तियों का संबंध अनुपातिक है। सांची के स्तूप का अलंकरण अद्वितीय है।
बोध गया का स्तूप। बोध गया के स्तूप की कला अधिक विकसित है। प्राचीन स्तूप नष्ट हो गया है, परंतु इसकी पाषाण वेष्टनी सुरक्षित है। आकृतियां सजीव एवं भावबोधात्मक हैं। मूर्तियों के उभार आकर्षक हैं। नेक्स्ट आता है शुंगकालीन एवं अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियां। शुंगकालीन अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियां। उत्खनन से प्राप्त शुंगकालीन अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियां इस प्रकार हैं। पहला आता है विदिशा का पाषाण निर्मित गरुण ध्वज। दूसरा अजंता गुफाओं का नवम चैत्य। तीसरा भाजा का चैत्य एवं विहार। चौथा कार्ले एवं नासिक की गुहा मंदिर एवं मूर्तियाँ। पांचवा मथुरा से प्राप्त यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं मथुरा संग्रहालय में जो सुरक्षित रखी गई हैं। शुंगकालीन कलाकृतियाँ पुरातत्वीय उत्खनन में कई स्थान पर मिली हैं। शुंगकालीन कला के वैभव से प्रभावित होकर ही राय चौधरी ने इनकी सौम्यता गुप्त काल से स्थापित की है। नेक्स्ट आते हैं कुषाणकालीन गांधार एवं मथुरा स्थापत्य कला। पहला क्वेश्चन है कुषाणकालीन गांधार कला का संक्षिप्त विवरण, नामकरण, विषय वस्तु एवं विशेषताओं के संदर्भ के साथ दीजिए। कुषाणकालीन गांधार कला पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। पहले आती है गांधार कला। भारत के पश्चिम उत्तर भाग में गांधार प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण प्रांत माना गया है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। बौद्धों के नवीन संप्रदाय महायान के प्रभाव से विकसित काल यह कला गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुषाण युग और विशेषकर कनिष्क के राजकाल में बौद्ध मूर्तियां, विहार एवं स्तूपों का निर्माण किए गए थे। गांधार की भौगोलिक स्थिति कारण ही यहाँ कई संस्कृतियों का समन्वय हो गया था। इनमें मुख्य हैं यूनानी, चीनी, रोमन तथा भारतीय संस्कृति। इन संस्कृतियों के प्रभाव से विकसित गांधार शैली में यूनानी शिल्पियों के हाथ एवं भारतीय हृदय के दृश्य होते हैं या भारतीय हृदय के दर्शन होते हैं। गांधार कला का काल निर्धारण। जॉन मार्शल एवं अन्य विद्वानों का कथन है कि गांधार कला का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था तथा इस शैली के अंतर्गत कलाकृतियों का निर्माण 5वीं शताब्दी तक निरंतर चलता रहा है। दूसरी शताब्दी में इसका विशेष रूप से विकास हुआ और यह काल कुषाण युग था। गांधार शैली का नामकरण। गांधार क्षेत्र में विकसित होने के कारण ही यह कला गांधार शैली कहलाई। वस्तुतः इस कला के उदाहरण गांधार के बाहर भी मिलते हैं, किंतु सुविधा की दृष्टि से इसका गांधार शैली नामकरण दिया गया। यूनानी, रोमन, शक, कुषाण संस्कृतियों की विशेषता गांधार शैली में मिलती है। अतः यह शैली पूर्णतः स्वदेशी और विदेशी न होकर बौद्ध धर्म के लिए भारतीय प्रयोजन की परिलक्षित करती है। कई संस्कृतियों की विशेषता युक्त इस कला को कला मर्मज्ञों ने कई नाम दिए हैं। यूनानी प्रभाव से इस कला को हेलेनिस्टिक कला से उत्पन्न कहा गया है। यही कारण है कि गांधार कला को हिंदी यूनानी या इंडो ग्रीक कला भी कहा गया है। कुछ विद्वानों ने इसको ग्रीक रोमन कला भी कहा है। इस कला की कलाकृतियों का वर्णन करने में पाश्चात्य कला मर्मज्ञों ने इनको ग्रीको विशिष्ट एवं इंडो हेलेनिक कहा गया है। इसका वर्णन बौद्ध धर्म के विषयों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में उत्कीर्ण करना है। बौद्ध धर्म के धार्मिक विषयों को यूनानी निर्माण शैली में प्रकट करने के कारण ही कला मर्मज्ञों ने गांधार शैली को कई नाम देकर नाम के ब्रह्मजाल में डाल दिया है। सामान्यतः यह कला गांधार शैली के लिए ही विख्यात है। नेक्स्ट आते हैं गांधार कला का विषय। महायान संप्रदाय के प्रभाव से गांधार कला का प्रमुख विषय बौद्ध प्रतिमा का विकास है। इस काल का प्रमुख प्रयोजन धार्मिक है, अतः इनमें उन्मुख जीवन एवं लोक रंजन की अभिव्यक्ति का अभाव है। गांधार कला के अन्य विषयों में जातक कथाएं, बौद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का समावेश है। बौद्ध के जीवन, पदचिन्ह, बोधि वृक्ष एवं छत्र आदि हैं। गांधार कला का केंद्र बिंदु बौद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करना ही रहा है। बौद्ध एवं बोधिसत्व की ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, वरदा मुद्रा आदि तथा बौद्ध के पिछले जीवन को पाषाण पर सुंदर एवं अलौकिक ढंग से उकेरना ही शिल्पियों का मुख्य ध्येय है।
गांधार शैली में तथागत के जीवन को पाषाण स्वरूप देखकर सजीव बनाने का प्रयत्न किया गया है। महायान बौद्ध धर्मावलंबियों ने बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर बुद्ध तथा उनके संबंध में गांधार कला में सैकड़ों मूर्ति निर्मित कराई थीं। नेक्स्ट आता है गांधार शैली के नमूने। गांधार शैली में निर्मित पाषाण मूर्तियां पेशावर, तक्षशिला, लाहौर और काबुल के संग्रहालय में एकत्रित हैं। वर्तमान में यह सभी स्थल पाकिस्तान में हैं। गांधार शैली की विशेषताएं। गांधार शैली की कुछ विशेषताएं हैं। इनके आधार पर इस शैली द्वारा निर्मित मूर्तियां एवं कलाकृतियां अन्य भारतीय शैलियों से अलग ही दिखाई देती हैं। पहला आता है विषय भारतीय एवं निर्माण शैली विदेशी है। अंग प्रत्यंग मार्शल हैं। शरीर मतलब जो वस्त्र हैं वह परिधान का बोझिल अंकन है। बोधिसत्व की प्रतिमाओं में विदेशी तत्व है। कांस्य मिट्टी की मूर्तियां इसमें निर्मित की गई हैं गांधार शैली में। पहले आते हैं विषय भारतीय एवं निर्माण शैली विदेशी। इस शैली में निर्मित बौद्ध मूर्तियों का विषय मुख्यतः भारतीय है, इनकी निर्माण शैली विदेशी है। भगवान बुद्ध की गांधार शैली में निर्मित प्रतिमाएं स्थूल शरीर एवं मुद्रा के कारण यूनानी देवता अपोलो के सदृश दिखाई देती हैं। भारतीय ऋषि मुनि एवं आचार्य दाढ़ी धारण करते थे, किंतु यूनानी दार्शनिक प्रतीत होते हैं। गांधार शैली में उत्कीर्ण यक्ष नाग यूनानी देवता जेशु हेरिक्लीज से सदृश रखते हैं। नेक्स्ट आता है अंग प्रत्यंग मार्शल। गांधार शैली की मूर्तियों में मानव अंगों का वास्तविक रूप से अंकन कर मार्शलता को अधिक दर्शाया गया है। इन प्रतिमाओं में आंखें मोटी, नेत्र भारी और दूर तक विस्तृत होते हैं। बाहों के मध्य एक गोल चिन्ह, मस्तक पर अश्रु मतलब बालों का जूड़ा उकेरा गया है। इन मूर्तियों में आध्यात्मिक भाव एवं अन्य भावों का अभाव है, अतः इन मूर्तियों में भाव शून्य दिखाई देते हैं। मतलब ये मूर्तियाँ कैसी हैं, भाव शून्य दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आता है वस्त्र परिधान का बोझिल अंकन। गांधार शैली की मूर्तियों में वस्त्र मोटे वस्त्रों में दिखाई देते हैं। अंग के परिधान में वस्त्रों का एक बोझिल अंकन गुप्तकालीन गांधार शैली में भी यथावत बना रहा है। यह निराली परिधान प्रणाली से गांधार शैली की मूर्तियां अन्य भारतीय शैलियों से अलग दिखाई देती हैं। बोधिसत्व की प्रतिमाओं में विदेशी तत्व। गांधार शैली में निर्मित बौद्ध की कुछ प्रतिमाओं को सिंहासन पर विराजमान कर उनके पैरों में चप्पल उत्कीर्ण की गई है। यह भारतीय परंपरा के सर्वथा विपरीत होकर विदेशी तत्व का परिचालक है। बोधि तत्व के सिर पर लहरियादार केश एवं मुख पर सूक्ष्मता से उकेरी गई मूछें एवं शरीर को पूर्णतः वस्त्रों से ढकना भी भारतीय परंपरा से मेल नहीं खाता। कांस्य एवं मिट्टी की मूर्तियाँ। गांधार शैली की अधिकांश मूर्तियाँ सिलेटी पत्थर की बनी हुई हैं। कालांतर में चूने का प्लास्टर एवं मिट्टी का प्रयोग कर मूर्तियाँ बनाई गई थी। कांसे की बनी हुई मूर्तियाँ भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। मिट्टी एवं कांसे की मूर्तियाँ केवल पश्चिम उत्तर क्षेत्र में से ही प्राप्त होती हैं। गांधार शैली की सफलता। गांधार शैली विजातीय होने से असफल है। यह भारत में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी है। भारतीय आध्यात्मिकता के अभाव में शारीरिक सौंदर्य मात्र के प्रदर्शन से यह शैली भारतीयों को रुचिकर नहीं लगी। भारतीय लोग भावुकता पर अधिक बल देते हैं। यूनानी बौद्धिकता के अंकन में भावुकता का अंश नहीं था, अतः भारत के स्थान पर यह शैली चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान में अधिक ख्याति अर्जित कर सकी। नेक्स्ट आती है मथुरा स्थापत्य कला। मथुरा स्थापत्य कला के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। इस स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मथुरा स्थापत्य कला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह गांधार स्थापत्य कला से कहाँ तक प्रभावित थी, बताइए। पहले आती है मथुरा कला से संबंधित प्रस्तावना। मथुरा का क्षेत्र प्राचीन काल में सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। मथुरा प्राचीन भारत के प्रमुख मार्गों पर स्थित एक महत्वपूर्ण नगर था। कुषाण सम्राटों के समय यह भारत के पूर्वी क्षेत्र के प्रशासन के लिए पूर्वी राजधानी था।
गांधार के समय भी मथुरा में ही भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मथुरा कला का उद्भव स्वतंत्र रूप से हुआ है तथा गांधार शैली का इस पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। मथुरा शैली का विकास दो भागों में हुआ था, अतः मथुरा शैली पूर्वार्ध मथुरा शैली और दूसरी उत्तरार्ध मथुरा शैली। उत्तरार्ध मथुरा शैली का विकास ब्राह्मण शुंग वंशीय राजकाल में हुआ है, अतः शुंग काल में निर्मित विशाल यक्ष प्रतिमाओं की भाव भंगिमाएं बुद्ध से मिलती जुलती हैं। मथुरा शैली की विशेषताएं। मथुरा शैली की बौद्ध प्रतिमाएं, दूसरा मथुरा शैली की हिंदू प्रतिमाएं और तीसरा मथुरा की जैन मूर्ति कला। पहली है मथुरा शैली की बौद्ध प्रतिमाएं। पहली स्थानीय पाषाण से निर्मित है, बौद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां हैं और विशिष्ट परिधान की विधि है और सजीव एवं सादगीपूर्ण है। स्थानीय पाषाण से निर्मित। मथुरा शैली में आगरा, फतेहपुर सीकरी एवं निकट स्थानों से प्राप्त सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, बौद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियाँ। मथुरा शैली में प्रारंभिक शैली में ही बनी बौद्ध की मूर्तियाँ खड़ी हुई अवस्था में हैं। इनके सिर पर मुंडित हैं, इनके सिर कैसे मुंडित हैं और महीन वस्त्र धारण किए हुए हैं। फिर आते हैं विशिष्ट परिधान विधि। मथुरा शैली में निर्मित बोधिसत्व की मूर्तियाँ एकाशित है तथा एक ही कंधा वस्त्र से ढका उत्कीर्ण है। अन्य साधारण मूर्तियाँ दो प्रकार के वस्त्र धारण कर दर्शाई गई हैं, उत्तरीय ऊर्ध्वाधर वस्त्र तथा धोती अधोवस्त्र एवं अधोवस्त्र में अर्थात धोती या कटिबंध के द्वारा कमर में बांधा गया है। मथुरा शैली के परिधान मूर्तियों से चिपके हुए धारीदार कलापूर्ण सिलवटों के साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। सजीव एवं सादगीपूर्ण प्रतिमाएं। उत्तरार्ध मथुरा शैली की निर्माण कला में मूर्ति सजीव एवं सादगीपूर्ण प्रतीत होती हैं। मूर्तियों के अग्रभाग में प्रदर्शन को अधिक आकर्षक बनाया गया है। नेक्स्ट आती है मथुरा शैली की हिंदू प्रतिमाएं। हिंदू मूर्ति विज्ञान की दृष्टि से मथुरा शैली का अत्यधिक महत्व है। मथुरा में ही सर्वप्रथम हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं निर्मित हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, स्वामी कृष्ण, बलदेव, गणेश, अग्नि, इंद्र, कामदेव, सूर्य, हनुमान की प्रतिमाओं का स्वरूप सर्वप्रथम मथुरा कला से ही प्रस्फुटित हुआ है। शक्ति के रूप में देवियों की मूर्तियों का निर्माण भी मथुरा कला में ही विकसित हुआ है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सिंहवाहिनी, दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, गंगा, यमुना एवं सप्तमर्तिका की अनेक कलापूर्ण मूर्तियाँ इस क्षेत्र में उपलब्ध हुई हैं। मथुरा की जैन मूर्ति कला। जैन कला के प्राचीन केंद्रों में मथुरा अग्रणी रहा है। चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, पाषाण की हजारों जैन मूर्तियाँ एवं कलाकृतियाँ मथुरा के निकटवर्ती भाग एवं कंकाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुई हैं। कुषाण काल के पूर्व 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पश्चात के मध्य में ब्राह्मी लिपि के लेख जैन आयागपट्ट पर उत्कीर्ण मिले हैं। मथुरा के कंकाली टीले से खुदाई में मिली वस्तुओं में एक तीर्थंकर मूर्ति की भंग चौकी शक संवत 79 या 157 ईसी की मिली हुई है। इस लेख के अनुसार इस प्रतिमा को देवताओं द्वारा निर्मित स्तूप में स्थापित किया गया था। मथुरा में जैन आयागपट्ट। मथुरा का यह प्राचीन स्तूप कुषाण काल में निर्मित हुआ था। यह प्राचीन जैन स्तूप का आकार, प्रकार एवं कला इतनी भव्य है कि कुषाणकालीन कला मर्मज्ञ आश्चर्यचकित हो गए थे। मथुरा के कुषाणकालीन जैन आयागपट्टों पर तीर्थंकरों की मूर्तियों के चारों ओर अलंकरण मिलते हैं। स्वास्तिक, नंदायवट, वर्धमानक्य, श्रीवत्स, भद्रासन, दर्पण, कलश,
मीन युगल इन अष्टमंगल द्रव्यों को आयाग पट पर अति कुशलता से उत्कीर्ण किया गया है। आयाग पट पर 8 दिक् कुमारियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर आकर्षण ढंग से मंडल नृत्य में संलग्न हैं। कुषाणकालीन जैन मूर्तियों में इन आयाग पट्टों का अत्यधिक महत्व है। मथुरा से प्राप्त जैन मूर्ति कला को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले जैन तीर्थंकर प्रतिमा, दूसरी जैन देवियों की मूर्तियाँ, तीसरी आयाग पट्ट और उन पर उत्कीर्ण आकृतियाँ। मथुरा की कुषाणकालीन जैन कलाकृतियाँ तथा आयाग पट्ट भारतीय पुरातत्व की अमूल निधि हैं। मथुरा कला पर गांधार शैली का प्रभाव। महात्मा बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम गांधार एवं मथुरा कला शिल्प एवं शैलियों में किया गया है। यद्यपि दोनों ही शैलियों के उद्भव एवं विकास के केंद्र मथुरा एवं गांधार विभिन्न प्रदेशों में स्थित थे, तथापि तत्पश्चात पुराविद जॉन मार्शल तथा वोगेल का मत है कि मथुरा कला पर सीधा यूनानी प्रभाव नहीं हुआ था, वरन उसने गांधार कला से प्रेरणा प्राप्त की थी। इन दोनों पाश्चात्य विद्वानों का अभिमत है कि मथुरा कला परोक्ष रूप से गांधार कला से प्रभावित थी। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का अभिमत है कि महात्मा बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत मथुरा में ही हुआ था। अतः यह प्रश्न विवादास्पद बन गया है कि क्या मथुरा शैली पर गांधार कला का कोई प्रभाव था। मथुरा शैली पर गांधार कला के प्रभाव को भारतीय कलाविद एवं स्वयं पाश्चात्य विद्वान स्वीकार नहीं करते। विंसेंट स्मिथ का कथन है कि मथुरा एवं गांधार कला में बहुत कम समानता है। दोनों अलग अलग शैली की कलाएं प्रतीत होती हैं। विदेशी कलामर्मज्ञ क्रिस्टमस हम्फी ने भी बेगल एवं मार्शल के अभिमत को नकार कर लिखा है। उसी समय समकालीन कला का एक विशुद्ध देशी समुदाय जिसका भरहुत सांची से उद्भव हुआ मथुरा, बीटा, बेसनगर एवं अन्य केंद्रों में प्रचलित था। पहले यह धारणा थी कि बुद्ध, महावीर एवं हिंदू देवताओं की मूर्तियां निर्माण का प्रारंभ विदेशी प्रभाव के कारण हुआ था, परंतु सामान्यतः अधिकांश विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि इसका उद्भव मथुरा के देसी कलाकारों के द्वारा खोजा गया था या खोजा जाना चाहिए, ना कि गांधार की। वस्तुतः मथुरा कला का संबंध वाह तत्व के उद्भव काल शुंग युगीन कलाकृतियों से अधिक था। इसके प्रतीक भरहुत, सांची एवं बेसनगर विदिशा में उपलब्ध होते हैं। मथुरा कला की उत्कृष्टता को पूर्णतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना ही उचित होगा। इस विषय में डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की मथुरा कला की प्रशंसा उल्लेखनीय है। मथुरा शैली में उत्कीर्ण या अलंकृत विषयों की जब हम देखते हैं तो उनकी मौलिकता एवं विविधता की गहरी छाप मन पर पड़ती है और शिल्पियों की प्रतिमा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। मथुरा के शिल्पियों ने आगे आने वाले युगों के लिए बहुत कुछ मौलिक रचना कर दिखाई। यह कहना अत्यधिक या अतियुक्त नहीं होगा कि भारतीय कला का इतना सृजनात्मक गुण अन्य किसी युग में नहीं देखा गया। निष्कर्ष, कला को काल एवं सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वस्तुतः मथुरा कला के अंतर्गत कुषाण सम्राट, राजकुमार एवं सरदारों की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया था। मथुरा कला का यह एक अन्य पक्ष जैन कला, पट्टिकाओं, जैन देवी देवताओं एवं हिंदू देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, कृष्ण, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी एवं दुर्गा आदि की मूर्तियों के निर्माण से भी परिलक्षित होता है। मथुरा के शिल्पी किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदायवाद से प्रभावित न होकर मौलिक कलाकार थे। उक्त स्थिति में प्रतीत होता है कि मथुरा बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण तीनों धर्मों का संगम तीर्थ स्थल था तथा मथुरा के शिल्पियों द्वारा गांधार कला के कुछ लक्षणों को समाहित करके उनको कला के क्षेत्र में भारतीय परिवेश में प्रदर्शित किया गया हो।
भी मथुरा कला मौलिक ही कहलाएगी। यदि मतलब विदेशी चीज़ें ली भी गई हैं परिवेश में उतारा भी, तब भी मथुरा कला मौलिक ही मानी जाएगी।